वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि डेली डोज हमारा फेवरेट सेगमेंट होता है और खासतौर पे जो गुड मॉर्निंग पब्लिक को देखने वाले बच्चे हैं वो बहुत पसंद करते हैं डेली डोज को। लेकिन अब ये जो बुक रिव्यू का सेगमेंट हमने लॉन्च किया है ना अपने प्रोग्राम में, इसका हरमीत और मुझ समेत सब ऑडियंस को बड़ा इंतजार होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि इस दफ़ा कौन सा ऐसा बुक और उसको कौन सा रिव्यू हम देंगे और आपको क्यों वो बुक पढ़नी चाहिए। कहते हैं किताब से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं, तो किताब से दोस्ती के लिए और दोस्ती पक्की करने के लिए हमने अहमद हमाद साहब को फिर आज स्टूडियो में बुला लिया दोबारा से। तो आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जनाब। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके आने का बेहद शुक्रिया। आज की जो बुक है वो है बहाव, और बह जाना है आपने इसके बहाव में, क्योंकि मुस्तनसर हुसैन तारड़ का ये शाहकार जो है नावल, अब मैं ज़रा टाइम नहीं लूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में हमारी आवाम को बस कन्विंस कर दें कि भाई पढ़ लें, ये बुक बड़ी कीमती है। जी हाँ, जैसे आपने फरमाया ये तारड़ साहब की किताब है। तारड़ साहब बुनियादी तौर पे अपने आप को सफ़रनामा निगार के तौर पे मुतारफ़ करवाते रहे और सब लोग यही समझते हैं कि, और वो ठीक समझते हैं कि ये सफ़रनामा निगार हैं। लेकिन जब जब मैं इनका सफ़रनामा पढ़ता रहा तब तब ये अंदर से आवाज़ आती रही कि ये सफ़रनामा निगार से ज़्यादा नावल निगार हैं। अच्छा। इनके अंदर कहानी है और ये कहानी सुनाने का फ़न जानते हैं। हम जाएंगे सफ़र पे तो हम उसकी फ्लैट नरेशन करके आप लोगों के सामने, जी हाँ, जबकि ये कहानी के अंदाज में बयान करते हैं और इतनी दिलचस्पी उसमें पैदा कर देते हैं कि कारी पढ़ते 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 आखिरी लफ्ज़ तक पहुँच जाता है, उससे पता भी नहीं चलता, बल्कि तशनगी बढ़ जाती है कि मज़ीद होना चाहिए था कुछ यहाँ पे। इसी तरह ये जो बहाव नावल है, ये एक बड़ा शानदार नावल है। ये शानदार क्यों है? नावल हमारी सोसाइटी के बारे में एक क्रिएटिव नरेशन होती है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी के बारे में नहीं है, बल्कि 5000 साल पुरानी एक बस्ती है दरिया के किनारे। वो बस्ती ज़ाहिर है 5000 साल पहले आबाद थी, अब नहीं है। उसको दोबारा से कागज़ पर कलम के ज़रिए ज़िंदा करना और कारी को उसकी गलियों में घुमाना और उसके किरदारों से मिलवाना, उससे बातें करवाना, ये वो कारनामा है तारड़ साहब का, जिसने तारड़ साहब को बड़े नावल निगार के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया। अहमद साहब, मैं चाहूंगा कि इसमें जो किरदार हैं, जो 3 बड़े किरदार हैं, दुर्गा का किरदार होगा या मामन मासा की बात की जाए या पारोशनी की बात की जाए, मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी सी नजर डालें। और दूसरी चीज जो इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा सुहा, जो जितने हमें देखने वाले हैं, कि मुस्तनसर साहब की एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगी है कि जो भी काम करते हैं खुद प्रैक्टिकली करते हैं, यानी ईंट के हवाले से जो इसमें किस्सा डाला गया है, जो कहानी है, तो मुस्तनसर साहब ने जो ईंट की भट्टी पर भी जाके काम किया है। इसी तरह चाहे वो हुंजा गए, कहानी केटू की आप देख लें तो केटू पर खुद गए, फिर कहानी लिखी है, फिर नावल लिखा है। भाजी आपसे गुजारिश है कि आप कंटिन्यू करें। जी हाँ, हरमीत आपने दुरुस्त फरमाया कि तारड़ साहब हर अच्छे नावल निगार की तरह उस टाइम इन ख़ास तौर पे स्पेस पे जाके देखना पसंद करते हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखना हो। अभी ये जो बहाव है, इसमें ठीकरियों का जिक्र है। आपने चूंकि पढ़ा है, मुझे खुशी है, ठीकरियों का जिक्र है। और ये ठीकरियाँ ओरिजिनली इनको जनूबी पंजाब में एक खुश्क हुए दरिया के अंदर से मिली थी और उन ठीकरियों पर नक्शो निगार थे, और वहाँ से इनकी जो कुव्वत मुतखय्यला यानी इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन है, उसने जकंद भरी, एक जस्त लगाई और एक पूरा नावल क्रिएट कर दिया। अब वो चश्मे तसव्वुर में देख रहे हैं कि ये खातून है जो घड़े को पकाती है और उसके बाद उस पर लकीरें उलीकती है, यानी नक्शो निगार बनाती है, और एक ख़ास दरख्त की ब्रांच उसकी शाख है जो ब्रश बनाती है, उसके साथ वो उसमें नक्शो निगार कभी मछली बना देती है, कभी मोर बना देती है, कभी पौधे बना देती है। तो वो नक्शो निगार की ठीकरियाँ तारड़ साहब को जब मिली तो उन ठीकरियों को मिला के ना सिर्फ ये कि उन्होंने मुकम्मल घड़ा अपने तसव्वुर में बनाया, बल्कि वो फनकार भी बना लिया जो कि उसको बना रहा है। जी हाँ, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात आपने फरमाया कि वो जो कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल मामन मासा इसमें एक दानिश्वर का सूफी कैरेक्टर है बेसिकली, और पारोशनी इसका जो है ना प्रोटैगनिस्ट है। पारोशनी वो शानदार खातून है जो उस दौर में 5000 साल पहले भी रोशन ख्याल थी और माकूल बात किया करती थी, एक बात। दूसरी बात, पारोशनी द्रावड़ हुलिये की खातून है, ज़रा सी चपटी नाक है, ज़रा छोटा कद है और डार्क कलर है उसका, और जबड़ा एक ज़रा ये जो इसका नीचे वाला है वो बाहर ज़रा सा निकला हुआ है। उस हुलिये से हमें लगता है कि ये द्रावड़ है। इसी तरह आपको सुन के हैरत होगी जब ये पारोशनी के ज़रिए से बहाव लिख रहे थे, यानी हमें ये बहाव की उस दरिया घाघरा के बेनाम बस्ती है दरिया घाघरा के किनारे, उसकी कहानी हमें बता रहे थे, तो तारड़ साहब ने कहा कि मुझे लिखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा,
अलबत्ता मुझे तहकीक करने में बहुत वक्त लगा। किस चीज़ की तहकीक? एक तो ठीकरियाँ मिल गई, दूसरा ये कि उस दौर में ज़ुबान कौन सी बोली जा रही थी, ये सबसे बड़ा मसला था। अब आप इस नावल को देखेंगे तो इसमें किरदारों के नाम आपको बड़े अजनबी लगेंगे, क्योंकि ये 5000 साल पुरानी बस्ती के किरदार के नावल हैं, सॉरी वो कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम हैं। दूसरी बात, जो ज़ुबान खुद इन्होंने इस्तेमाल की, जैसे मैंने उलीकती बोला है, या हज़ारों तरह की इसमें जो है ना आपको अल्फाज मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने सुहा ये बताया तारड़ साहब ने कि बाकायदा इन्होंने लिंग्विस्टिक्स के साथ रब्ता किया और पूछा उनसे कि ये जो तामिल ज़ुबान है इसका द्राविड़ी ज़ुबान के साथ क्या ताल्लुक है, कौन से अल्फाज क्या है। जी जी बिल्कुल, और कौन से नाउन जो है ना वो मैं इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वहाँ से उन्होंने बाकायदा एक ज़ुबान जो है वो उसको जिंदा कर दिया। देखिए सर, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत ने, बात बिल्कुल ठीक की, चूँकि उसने भी नॉवल पढ़ा हुआ है और आपने तो बड़ी तहकीक की हुई इस पर। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में, ग्राउंड रियलिटी में, मतलब आपने उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद उसकी रुदाद लिखना, उसका तो सिनेरियो थोड़ा और हो जाता है ना, फिर शायद आप आवाम को कनेक्ट कर पाते हैं, और यही लिखने का एक ज़बरदस्त आर्ट है। अगर क्लाइमेक्स की बात करें तो आप क्या देंगे क्लाइमेक्स इस नावल का, कि ऑडियंस जो है वो देखे कि ये नावल फिक्शन है, ये कुछ इस तरह की इमेजिनेशन है, कोई आर्ट की दुनिया के लिए, आर्टिस्टों के लिए ख़ास तौर पर क्यों पढ़ना चाहिए इसको? ये इसलिए पढ़ना चाहिए कि एक तो जो भी अदब के तालिब इल्म या फिल्म देखने वाले या कोई भी कहानी सुनने वाले, हम सब कहानियों के साथ जिंदा हैं, में रहने वाले, थोड़े से सब इमेजिनेशन में, एवरीबडी हम सब कहते हैं कि हर शख्स नावल निगार बन सकता है, कम से कम अपनी जिंदगी तो लिख ही सकता है ना, तो अपनी कहानी तो लिख ही सकते हैं। बिल्कुल। तो कहानी सुनाने का एक फ़न है, और वो फ़न क्या है, बड़ी कहानी सुनाने का फ़न ये है कि आप उस कहानी को, मेन स्टोरी लाइन को प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करते हैं कि एक मेन प्लॉट बनाते हैं और उसके साथ उसके सब प्लॉट्स बनाते हैं। कहानी पकड़ के मेन प्लॉट को ग्राफ किया और उसके साथ सब प्लॉट्स बनाते चले गए। तारड़ साहब की यही खूबी है कि वो मेन प्लॉट ड्रॉ करते हैं, उसके साथ एक और चीज जो इस नावल के हवाले से है कि हम जो इस नावल के हवाले से एक और चीज जो मैं चाहता हूं कि शेयर करूं कि बहुत सारे जो हालात चल रहे हैं, अभी बिजली का हमने की बात की, दीगर महंगाई की, तो डिप्रेशन में जुड़े लोग या नाउमीदी में जुड़े जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको नाउमीदी हर तरफ दिखाई देती है। तो आपको नहीं लगता कि ये नावल जो है कहीं ना कहीं उनके लिए मशअल राह बन सकता है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने बड़ी सही दुरुस्त तरफ इशारा फरमाया है। जो पारोशनी है वो आखिरी, शी इज़ द लास्ट पर्सन टू स्टे इन टाउन, और वो जब वहाँ पे रह जाती सब लोग छोड़ जाते हैं, मुकद्दस जानवर मर जाते हैं, मोर मर चुका होता है जो गाहे बगाहे मियाऊं मियाऊं की आवाज़ निकाल के अपने होने का एक एहसास दिलाता है। हमेशा ना दुख होता है इस बात का, हम बड़े पाबंद होते हैं, वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है, लेकिन ये नावल जो मैंने अब तक हासिल किया है कि अकेले रहना, अकेले सर्वाइव करना, ये ज़िंदगी की वो अहम चीज़ें जो कि सीखनी चाहिए और आपको आनी चाहिए, उसके लिए आपको बहाव पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसी थॉट के साथ आपसे लेनी है इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहाव ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।